नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक बयान भी सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली से लौटने के बाद इस पर फैसला होगा। मंडल विस्तार बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी को इस काम को निर्णय लेना है। वो संबंधित अधिकारियों से, हमारे केंद्रीय अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और अब कोई संशय नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार न हो। मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्दी और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है और महेंद्र भट्ट का ये बयान भी सामने आया है, क्या जानकारी है? देखिए, ये तो सबसे स्पष्ट बयान है कि जिसमें उन्होंने कह दिया है कि अब होके ही रहेगा। तो जैसा मेरे सूत्र बता रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली से आएंगे तो उसके बाद किसी भी दिन जो है वो राज्यपाल से समय मांग कर और कार्यक्रम घोषित कर देंगे, जिसमें शपथ ग्रहण होगी। सूत्र बताते हैं कि जो 4 वो भी भरी जाएंगी, यानी सारे 11 मंत्री और एक मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री को छोड़कर ज्यादातर जितने भी पद हैं वो सारे भर लिए जाएंगे। 4 मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाएगा, उसमें कोई भी हो सकता है। उसमें प्रेमचंद अग्रवाल का नाम तो सबसे अग्रणी है। उसके अलावा 2 और नाम कोई से भी हो सकते हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला होगा और 2 से 3 दिनों में ही प्रदेश में शपथ ग्रहण जो है वो प्रदेश में हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हुए खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पर गौचर के मध्य चटवा पीपल के पास अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है और पिछले काफी वक्त से मार्ग बाधित था, जिसके चलते यहां से सभी प्रकार के वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया था। अब यह मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुल चुका है। देखिए, पिछले काफी वक्त से ये राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित था। अब इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। चटवा पीपल के पास नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, आप देखिए, काफी वक्त के बाद इस हाईवे को खोला गया है। कर्णप्रयाग से ये तस्वीरें हैं। सभी प्रकार के वाहनों के लिए मार्ग को खोल दिया गया है। और कर्णप्रयाग से ये तस्वीरें हैं, देखिए मलबा किस तरह से हाईवे पर आ गया था और इसको हटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। लगातार काम चल रहा था, हाईवे अवरुद्ध था और आखिरकार हाईवे खोल दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, वहां पर किस तरह से वाहन आते जाते दिखाई दे रहे हैं। तो सभी प्रकार के वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है और पिछले काफी वक्त से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित था। कर्णप्रयाग से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। चटवा पीपल वो स्थान जहां पर ये नेशनल हाईवे बाधित हो गया था और लगातार ये नेशनल हाईवे को खोलने का जो काम है वो लगातार चल रहा था। ये देखिए तस्वीरें, मशीन के जरिए मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा था। पंकज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो नेशनल हाईवे बाधित था काफी वक्त से, अब आखिरकार खोल दिया गया है और सभी वाहन आ जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और ये कर्णप्रयाग के आसपास ही ये पूरा नेशनल हाईवे में मलबा आ रखा था और इस मलबे को जो है आखिरकार जो है वहां से हटाया गया है। और ये सुबह जो है वो किसी पहाड़ी से वो ये मलबा पूरा सड़क पे आ गया था, जिसको जल्द से जल्द खोल दिया गया था। जी ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा से खबर है, जहां कोसी नदी पर बने बैराज में सफाई नहीं हो रही है और भविष्य में पेयजल आपूर्ति का संकट आ सकता है। सफाई के लिए कांग्रेस एमएलए मनोज तिवारी धरने पर बैठ गए। प्रशासन समाधान के बजाय लटकाने पर आमादा है। मनोज ने कहा, सफाई न कराने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। तो भविष्य में पेयजल आपूर्ति का संकट भी आ सकता है। सफाई के लिए कांग्रेस एमएलए मनोज तिवारी धरने पर बैठ गए। देखिए, आरोप लगा रहे हैं मनोज कि प्रशासन जो है वो लटकाने भटकाने का काम कर रहा है। कोसी नदी पर बने बैराज में सफाई नहीं हो रही है। हम लगातार विभागीय अधिकारी को सचेत करते रहे हैं कि जो इसमें कोसी बैराज में गाद लगातार भरती जा रही है और इस गाद की अगर सफाई नहीं की गई तो जो जलाभराव है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और जिससे पानी की
आपूर्ति बाधित होगी। तो इसको लेकर विभागीय अधिकारी को लगातार कह दिया, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी जल संस्थान पे आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी सिंचाई विभाग द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसमें संवेदनहीनता दिख रही है। और मुझे लगा कि भविष्य में जो गर्मी है आने वाली है, जिसमें से स्रोत सूख गए हैं और बारिश नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं पेयजल संकट हो सकता है। तो सरकार को चेताने के लिए, विभाग को चेताने के लिए आज यहाँ मैं कांग्रेस के साथियों के साथ, अपने जनता के साथ मुझे यहाँ पर धरने में बैठना पड़ा है। संवाददाता हरीश भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या मांगे हैं ये, किस वजह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी क्या स्थिति है वहां पर? अभी भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है या फिर धरना अभी समाप्त हो गया है? जी, निश्चित तौर पर अल्मोड़ा पेयजल के लिए यहाँ पर एक कोसी में बैराज बनाया गया है और जिस बैराज में अभी बहुत ज्यादा गाद जो है आ गई है, उसको लेकर स्थानीय जो विधायक हैं कांग्रेस के मनोज तिवारी, उन्होंने बार बार जो है विभाग को लिखा गया है और कई बार कहा गया है कि इसको जरा साफ कर दे, नहीं किया है। तो आज विधायक जो है सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ वहाँ पर धरना पर बैठे हैं और उनका सीधा कहना है कि अगर ये गाज अगर जल्दी से यहाँ से नहीं हटाई गई तो वो आगे को उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ पर अनशन पर बैठेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए हरीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं। सांसद जन औषधि दिवस के अवसर पर रुड़की पहुंचे। हरिद्वार सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को लाभ देने के लिए जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण किया था और पिछले माह तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए भी जेनेरिक दवाइयां बनेंगी और आयुष्मान योजना से लोगों का 1 लाख करोड़ रुपए बच गया है। सभी लोगों को फ्री है, कोई भी उसका निःशुल्क इलाज किया जाता है। कोई धन्यवाद। 2019 में 7 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण किया था, शुरुआत करी थी और अभी तक पिछले महीने तक ये 15,000 केंद्र ये खुल चुके हैं। इस वर्ष में 10,000 और केंद्र, इस वर्ष और अगले वर्ष में 10,000 और जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से देश में कुल मिलाकर के 25,000 जन औषधि केंद्र, जिनको जेनेरिक मेडिसिन सेंटर बोलते हैं, ये अगले इस चालू वर्ष में और उससे अगले चालू वर्ष में ये खोल दिए जाएंगे। अभी तक इससे जो जनता का है, जो लोग औषधि लेते हैं, 30,000 करोड़ रुपया बचा है। आगे बढ़ते हुए खबर बागेश्वर से है, जहां विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद गृह जनपद वापस लौटे विधायक पार्वती दास और इस दौरान विधायक ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें विधायक ने सीएम धामी के विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीएम के प्रयासों से जिले में खेल स्टेडियम और अस्पताल का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन का सर्वे भी हो चुका है और गरुड़ मेला डूंगरी में हेली सेवा का उद्घाटन होली के बाद सीएम करेंगे। अभी एक खोली में 200 बेड का हमारा ये जो हॉस्पिटल है उसमें भी कार्य चल रहा है। हेलीपैड का भी जो उद्घाटन होना है अभी होली के बाद होगा उसका उद्घाटन। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सबसे अच्छी पहल है कि यहाँ पर हेली सेवाएं शुरू कर दी हैं। अभी 1-2 पंपिंग योजनाएं जो थी वो शुरू हो जाएंगी अब और पानी की समस्या भी हल होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान पूर्व सांसद ने पीएम मोदी के उत्तरकाशी दौरे को लेकर बयान दिया। प्रदीप टमटा ने प्रधानमंत्री के दौरे को निराशाजनक बताया और इस दौरान पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के एक भाग को घाम तापो पर्यटन कहते हैं और दूसरे भाग की उपेक्षा कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पीएम प्रदेश के पूर्णागिरी धाम समेत अन्य धामों की तरफ भी ध्यान दें। जब भी दौरा हो रहा है, लोगों को आशा जाएगी, कुछ उत्तराखंड के लिए कुछ कर जाएंगे, लेकिन ये दौरा भी बड़ा निराशाजनक दौरा रहा। अगर घाम तापना है तो उत्तराखंड की सरजमी में सभी जगह तो घाम तापने के पर्यटन को आना चाहिए। क्या केदारखंड में घाम तापने के लिए लोग जाएं? क्या मानस खंड को नहीं देखेंगे? लाखों प्रिय तीर्थयात्री हर वर्ष माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं स्वागत करता हूं कि आपने हेमकुंड में और केदारनाथ में रोपवे बनाया। लंबे समय से हमारे ज़माने में स्वीकृत थी पूर्णागिरी रोपवे,
उस पर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या जागेश्वर की कोई सुध नहीं लेंगे? आखिर इस मानस खंड को क्यों उपेक्षित किया जा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। काशीपुर से खबर है जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 2 गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों ही शातिर गौ तस्कर घायल हुए हैं। गौ तस्कर इब्राहिम और आरिफ ठाकुर द्वारा निवासी दोनों ही गौ तस्कर घायल हुए हैं। पुलिस और गौ तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़, उधम सिंह नगर के कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। कल देर रात एसओजी और काशीपुर पुलिस के द्वारा गौ तस्करों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें गौ तस्करों के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में 2 गौ तस्कर घायल हुए, जिनके पैर में गोली लगी और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये 2 गौ तस्कर आरिफ और इब्राहिम ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 2 गौ तस्कर फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन गौ तस्करों से 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए और 1 गौवंश को मुक्त कराया गया। और संवाददाता निजामुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजामुद्दीन, ये 2 गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, जहां की काशीपुर का जो मामला है, बीती रात में 2 तस्करों के साथ पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए और आरोपी घायल हो गए, उनको अस्पताल में उपचार चल रहा। हालांकि पुलिस जो है पूरी तरीके से उधम सिंह नगर की पुलिस गौ तस्करों पर और अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये क्राइम का ग्राफ लगातार नीचे गिरेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत बेस अस्पताल में खोले गए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए गए हैं। सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं, जहां जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस प्रकार से किफ़ायती दरों में और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने जन औषधि केंद्र शुरू किए हैं। इस वक्त पूरे देश के अंदर लगभग 15,000 जन औषधि केंद्र है। आने वाले 3 वर्षों में हम लोगों का लक्ष्य इनको 2 गुना करने का है और साथ ही लोगों को, साधारण लोगों को, गरीब भाई बहनों को, सबको सस्ते दाम पर दवाई मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये प्रयास रहा है कि गरीब लोगों को सस्ते दामों पर दवाई मिल सके, आराम से गुणवत्तापूर्ण अच्छी क्वालिटी की दवाई उनको उपलब्ध हो सके। और संवाददाता हिमांशु बडोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सांसद वहां पर पहुंचे हुए थे अनिल बलूनी, निरीक्षण किया है वहां पर जन औषधि केंद्र का, क्या जानकारी है? जी, मैं बता दूं कि आज सांसद अनिल बलूनी जो है कोटद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने बेस अस्पताल में जो जन औषधि केंद्र खोला गया है उसका निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि बाहर से डॉक्टर दवाई न लिखें, जितनी भी दवाइयां हैं वो जन औषधि केंद्र में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। और उन्होंने जो सीएमएफ यहाँ पर सीएमएफ है उनको भी निर्देशित करते हुए कहा है कि जो भी लोगों की समस्याएं हो, जो मरीजों हो, तीमारदारों की समस्याएं हो, उनको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें। साथ ही उन्होंने बताया जिस प्रकार की सहायता उन्हें सांसद निधि से चाहिए वो भी उन्हें प्रपोजल भेज सकते हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ हिमांशु। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है, जहां प्रधानमंत्री जनजाति महाअभियान के तहत नगर निगम कोटद्वार में निवासरत बोक्सा जनजाति के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिए जाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही 100% कैंप आयोजित कर सभी बोक्सा जनजाति के समुदाय के लोगों को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें।
और हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये जो बैठक की गई है डीएम के द्वारा, बोक्सा जनजाति के लोगों को तमाम सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसको लेकर क्या जानकारी फिलहाल? संतुल, मैं जानकारी दे दूं कि डीएम जो पौड़ी आशीष चौहान हैं, उनके द्वारा जो प्रधानमंत्री जनजाति महाअभियान के तहत बोक्सा जनजाति के जो लोग हैं उनको जन कल्याणकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बैठक की गई। इस बैठक में उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि कोटद्वार के 5 वार्डों में, जिनमें शिवराजपुर, हल्दूखाता, मल्ला, जसोदरपुर और लचमपुर और लूथापुर में जितने भी बोक्सा जनजाति के लोग हैं उनको जागरूक किया जाए। साथ ही जो जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उन योजनाओं को बोक्सा जनजाति के लोगों तक पहुंचाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां राजभवन में 3 दिवसीय बसंतोत्सव 2025 का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उद्घाटन किया। प्रदर्शनी आज से शुरू होकर 8 से 9 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जन सामान्य के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। वहीं इस दौरान प्रतियोगिताएं भी होंगी। साथ ही 9 मार्च को विजेताओं को 165 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज बसंत उत्सव 2025 का, और वो भी जब हमारे 25 साल उत्तराखंड ने पूरे किए हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो आज इस बसंत उत्सव के अंदर में पूरा ऐसा लगता है कि पूरा संसार यहाँ पर आया है। ये जो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है प्राकृतिक सुंदरता का और एक सांस्कृतिक विरासत का, ये सचमुच अपने आप से बिल्कुल अलग है, अद्वितीय है। और आज सबका यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखकर जिस प्रकार से हमने अपने फूलों को प्रदर्शित किया है, अपने आप से बिल्कुल अलग है। सच कहूं तो ये हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन है, एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड अबाउट, गर्व है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश से खबर है, ऋषिकेश में मुनकी रेती गंगा रिजॉर्ट में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आज विधिवत समापन हुआ। उत्तराखंड सरकार की ओर से ऋषिकेश के गंगा रिजॉर्ट पे 1 मार्च से 7 मार्च तक चले योग महोत्सव में देश और विदेश के सैकड़ों योगाचार्य और साधकों ने योग की क्रियाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कई योग विद्यालयों ने भी प्रतिभाग किया। यहाँ पर योग महोत्सव को लेकर सभी में उत्साह भी देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, टिहरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर 6 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। थाना मुनकी रेती इलाके से चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चरस तस्कर पर मुकदमा दर्ज किया है। टिहरी पुलिस को यह सफलता मिली है। यहां पर 6 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल ने जानकारी दी है। थाना मुनकी रेती इलाके से चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां होली के त्योहार के मद्देनजर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। मिलावटी खाना और मिठाई से जनता को बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम की टीम ने दुकानों पर निरीक्षण किया है। दर्जनों दुकानों के खाद्य पदार्थ और साफ सफाई की जांच पड़ताल की गई है। वहीं गंदगी मिलने पर कई दुकानों के चालान भी किए गए। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर सैंपल जाँच के लिए भी भेजे जाएंगे। दरअसल आजकल होली के त्यौहार को विशेष दृष्टिगत रखते हुए हमारा खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार आज हम संयुक्त टीम के साथ अभियान चला रहे हैं इंस्पेक्शन का, जिसमें नगर पालिका की टीम भी हमारे साथ है। तो हम लोग आज विशेषकर देख रहे हैं जो भी हमारे यहाँ मिठाई की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है और ढाबे हैं और डेयरियाँ हैं, उस पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिस पर कोई मिलावट की आशंका हो। अगर कोई मिलावट की आशंका होती तो उसके हिसाब से हम उस पर सैंपल करेंगे और सैनिटेशन हाइजीन कंडीशन में हमारी टीम काम करे। जिसका लाइसेंस नहीं है उसके विदाउट लाइसेंस चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही हमारी फूड सेफ्टी ऑन व्हील जो जिसमें चेकिंग मौके पर हम चेक करते हैं, प्राथमिक जांच जिसे कहते हैं, उसके लिए हमारी FSW पहुंच रही है। उस पर भी हम उस पर जो हम आज कार्रवाई कर रहे हैं, जो हम सैंपल जहाँ में संदेह होगा उसको हम उस पर मौके पर ही जाँच करेंगे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।